नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ है राकेश पप्पू जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। राकेश भाई, आपका स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 साल पूर्ण हुए। आज ऐसे प्रधानमंत्री देश के जिनका विदेशों में भी नाम है, एक डंका बजता है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं जिन पे आज हमें गर्व होता है। ये 11 साल का सफर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सच कहा आपने कि हमें गौरव महसूस होता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें तो गर्व होता ही है। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत के एक एक बच्चे को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है और उनका जो नेतृत्व है और उनकी नेक नियत है, सब उनसे स्नेह करते हैं, उनके ऊपर गर्व करते हैं कि हमको ऐसा निर्णायक, जिनमें निर्णय करने की क्षमता है, ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है। देखा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बड़े बड़े काम किए, ऐसी उपलब्धि देश के लिए कुछ आप बताएं। 2014 के पूर्व भारत की जो स्थिति थी वो सबके सामने है। दुनिया में भारत को भ्रष्टाचार के, सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता था उस रूप में भारत की छवि खराब थी। विदेशी निवेश भारत में आने से डरता था। भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, आतंकवाद हावी था। तो भारत एक विकासशील राष्ट्र था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज हमारी भारतीय सेना, जिसको आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी छूट दी गई है। उसके बाद जब जब आतंकवादियों ने सिर उठाने का काम किया है, एयर स्ट्राइक के माध्यम से, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यह भारत की ताकत है। चीन ने भी प्रयास किया, लेकिन चीन भी भारत के सामने टिक नहीं पाया। और आज दुनिया में कोई भी देश भारत के सामने, भारत की सेना के सामने, भारतीय नेतृत्व के सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये दुनिया में भारत की छवि बनी है और इसलिए बनी है कि सरकार जो काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, वे नेक नियत और ईमानदारी से काम कर रही है। और देश की रक्षा के लिए और सेनाओं में किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी खरीदी करने में एक कदम भी भारत सरकार पीछे नहीं रहती है। राफेल भारत के पास है और भारत के खुद के द्वारा निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पास है। आज दुनिया में भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। दूसरा, सुरक्षा के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद खत्म हो रहा है। आप देखेंगे कि आए दिन समाचारों में नक्सलवाद की बातें आती थी। हमारे कई नेताओं को, हमारे कई सैनिकों को नक्सलियों ने मारा, लेकिन अब नक्सली ढूंढते फिरते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। दूसरा, भारत का जो अन्य देश जो चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो, भारत के टुकड़े हों, खालिस्तान की मांग जोर पकड़ती है, अन्य जोर पकड़ती है, चीन मदद करता है, पाकिस्तान मदद करता है। लेकिन ऐसे सारे आतंकवादियों की जो विदेशी से पैसा लेकर भारत को तोड़ने की साजिश रचने में लगे हुए हैं, उनको दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, भारत सरकार उनको कैसे कैसे ढूंढ कर उनको समाप्त करने का काम कर रही है। दूसरी बात, आज भारत के अंदर धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। वर्षों से कई राष्ट्रभक्तों ने अपनी बलिदान दिया। धारा 370 हटाने का आंदोलन देश भर में चला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया और मोदी जी ने उनका सपना साकार किया, धारा 370 हटाई। आज जम्मू कश्मीर के अंदर शांति है, प्रगति की ओर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। तो ये ऐसे निर्णय थे जो अन्य सरकार निर्णय नहीं ले सकती, मोदी सरकार ने निर्णय लिए हैं। जीएसटी लागू करी। आज देश में एक टैक्स एक देश के नाम से मोदी जी ने जो जीएसटी लागू किया, जिससे भारत की आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है और दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रही है। उसके कारण से भारत का आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। भारत के अंदर 8 लेन सड़कें, जो हम सपना देखा करते थे कि विदेशों में ऐसी सड़कें होती थी, उससे भी सुंदर सड़कें भारत में बन रही है। बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, कई बड़े बड़े ऐसे निर्माण हो रहे हैं, इंडस्ट्रियां भारत में आ रही है, स्टार्टअप योजना भारत में आ रही है। तो ये सब काम भारत में होने जा रहा है। जो कंपनियां चीन में अपना निवेश करना चाहती थी, अब वो उनका रुझान भारत की तरफ है। तो ये सब मोदी जी की अर्थव्यवस्था और उनकी जो नीति है सरकार की, विदेश नीति ले लो, चाहे आर्थिक नीतियां ले लो, चाहे भारत की आंतरिक सुरक्षा की बात करें,
तो हर दृष्टि से सरकार अच्छा काम कर रही है और आज भारत की साख पूरे दुनिया में बनी है, मोदी जी की साख पूरी दुनिया में बनी है। G20 का सम्मेलन भारत में हुआ है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आज मैं तो नीमच जिले की बात करूं आपसे, जहां पर हम लोग रहते हैं, तो केंद्र सरकार के माध्यम से करोड़ों रुपए का निवेश हमारे जिले में हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे यहाँ नीमच में आई है और गांव-गांव के अंदर मोदी जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों के पास मकान नहीं थे उनको 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए देने का काम किया, उनके पक्के मकान बनवाने का काम किया। हर आदमी का सपना होता है कि हमारे अपना सपनों का घर बने, तो सपना पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी जी ने किया है। स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी कल्पना कोई प्रधानमंत्री नहीं करता है, उसका मजाक उड़ाया गया था जब स्वच्छ भारत अभियान देश में लागू हुआ 2017 के अंदर। तो ऐसा माना जाता था कि यार देश का प्रधानमंत्री होकर शौचालय की बात कर रहा है, लेकिन आज उसके परिणाम देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं हमारे हृदय में भी स्वच्छता को लेकर परिवर्तन आया है कि हम भी जब भी हमारे हाथ में कोई चॉकलेट खाता है तो उसका वेपर जो होता है उसको फेंकने के लिए हम डस्टबिन ढूंढते हैं। ये सारी जो बातें हुई है ये मोदी जी की प्रेरणा से हुई है, मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुई है। आज स्वच्छ भारत अभियान के कारण हमारे यहाँ ODF हुआ है और इस तरह से नीमच जिले को जो चंबल का पानी गांव-गांव जो जा रहा है और जो किसानों के खेत तक जाएगा, तो ये नीमच जिला, मंदसौर जिला, ये एक हरित क्रांति के रूप में उभर कर देश में अपना नाम रोशन करेगा। मैं आप कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी योजना, 3000 करोड़ रुपए की योजना हमको नीमच जिले में भारत सरकार से मिली है। हमारा जो नीमच जिला है, जिसमें खसखस होती है, अफीम की पैदावार होती है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर अनेक किसानों को पट्टे देने का काम किया है। आज भारत के अंदर जो अफीम पैदा हो रही है, उससे जो दवाइयाँ बनने का काम हो रहा है, विदेशों में निर्यात की जा रही है, तो भारत की उससे आर्थिक प्रगति भी हो रही है और किसानों को भी आर्थिक लाभ हो रहा है। तो हमारा जो देश है उसके लिए मोदी जी ने हर व्यक्ति को कैसे लाभ पहुँचे, युवाओं के लिए जितना अब स्टार्टअप आ रहा है, जितना अनुदान देने का भारत सरकार काम कर रही है, तो निश्चित रूप से ये भारत का जो युवा है वो प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पहले युवा हमारा पढ़ लिख कर अमेरिका चले जाता था, अब वो भारत में निवेश कर रहा है, भारत में फैक्ट्री लगा रहा है, भारत में इंडस्ट्री खोल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ नीमच जिले में मेडिकल कॉलेज आया। सिर्फ मेडिकल कॉलेज नीमच जिले में नहीं आया, पूरे भारत में आया। ये एक भारत सरकार की एक नीति है कि जैसे भारत की जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो डॉक्टरों की संख्या कम पड़ रही है। अब हम देख रहे थे पुराने समय में जितने मेडिकल कॉलेज थे, जितने डॉक्टर वर्ष भर में निकलते थे, उससे 3 गुने डॉक्टर अभी भारत के अंदर मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करके अपनी सेवाएं देश की जनता को दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी है। दूसरा, जो गरीब व्यक्ति है उसको इलाज कराने के लिए बहुत दिक्कत आती है, उसके लिए भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत, जो आज 50 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, उसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का वो इलाज मुफ्त होता है। कई लोगों को मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप से, जिनका 5 उससे आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ है, स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। यह बहुत बड़ी योजना भारत सरकार की है। दूसरी बात, जब कोविड देश के अंदर आया तो पूरी दुनिया की निगाह भारत के ऊपर थी। भारत ने अपना स्वदेशी वैक्सीन तैयार किया, भारत की जनता को बचाने का काम किया, भारत की जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर था। तो भारत के अंदर जिस गति से कोरोना को साफ किया, जिस गति से बीमारी को हटाया गया, वो एक बहुत बड़ी बात है। एक चुनौती थी देश के सामने, मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने। चुनौती को स्वीकार किया और कहीं न कहीं जो भारत का अंदर जो वैक्सीन निर्माण हुआ वो विदेशों में भी भेजने का काम मोदी जी ने किया। इस तरह से कोरोना से जो लड़ाई लड़ी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने जो काम किए वो अद्वितीय है, अद्भुत काम है। इस तरह से किसी भी क्षेत्र में हम बात करेंगे तो हर क्षेत्र में भारत सरकार ने काम किया। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे तो मैं नीमच की बात करूँगा। यहाँ पर 2 सेंट्रल स्कूल खुले हैं कि जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से भारत का नाम रोशन होगा। तो उन्होंने हर दृष्टि से आए जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी टॉप कॉलेज हैं, उनमें सीटें बढ़ाने की काम किया है। मेडिकल में PG की सीटें बढ़ाने का काम किया है। तो ये सब दूरदृष्टि है। आगे 50 साल की, 100 साल की योजनाओं को आज से क्रियान्वित करने का काम मोदी जी ने किया। रेलवे के अंदर मोदी जी ने आज नीमच का रेलवे स्टेशन किसी विदेशी रेलवे स्टेशन की तुलना में कई गुना बेहतर रेलवे स्टेशन नीमच का है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेनें अब चल रही है और जो हमारी ट्रेनों की जो स्पीड हुआ करती थी वो 2 गुनी हो चुकी है। बुलेट ट्रेन का काम
पूर्णता की ओर है। इस तरह से भारत ने जिस तेजी से काम किया है सरकार ने, वो अद्भुत है और 11 साल भारत सरकार के बेमिसाल रहे हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्या लगता है सोने की चिड़िया भारत में बनेगा? ये बात सही है कि बरसों से भारत सोने की चिड़िया रहा, और जो बीच का कालखंड आया जिसके अंदर मुगलों ने भारत पर राज किया, भारत को लूटने का काम किया, और विदेशी आक्रांताएं हमेशा भारत में आते थे और यहाँ से लूट कर सोना ले जाते थे, हमारे मंदिरों को तोड़ा करते थे। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हर दृष्टि से भारत को लूटा। जो गाना हम सुनते थे कि भारत सोने की चिड़िया, वो बिल्कुल सच है। लेकिन इस कालखंड के अंदर कहीं न कहीं भारत पिछड़ा, हमारी छवि दुनिया में खराब हुई। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तो आप समझे कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, भारत, अब जापान को पछाड़ना वाला है भारत। तो आप समझे कि भारत ने कितनी आर्थिक प्रगति करी होगी। और एक समय हुआ करता था जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे तो एयरपोर्ट पे उनकी चेकिंग होती थी। यहाँ तक तो ठीक है, उनको रिसीव करने के लिए भी वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं आता था, वहाँ के छोटे मोटे मंत्री लोग आते थे। तो ये भारत की साख थी। लेकिन जब मोदी जी जाते हैं तो अमेरिका का प्रधानमंत्री उनका इंतजार करता है। ये भारत के लिए परिवर्तन है, ये दुनिया में भारत की छवि बनी है, भारत की साख बनी है। जी, चुनाव पुल जो बना है अभी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? विश्व का सबसे बड़ा पुल। देखिए, भारत प्रतिभावान बच्चों का देश है, यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। भारत के अंदर चाहे आईटी क्षेत्र के अंदर जो इंजीनियर हैं, आज गूगल के अंदर भारत का जो हमारे सुंदरम जी जो है, वो वहाँ के सीईओ हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ पदों पर कोई काम कर रहा है तो भारत के बच्चे काम कर रहे हैं, भारत के लोग काम कर रहे हैं। तो भारत तो हर दृष्टि से आगे है, चाहे सांस्कृतिक रूप से ले लें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लें। तो भारत के जो इंजीनियर हैं, उन्होंने जो चुनाव के उस पर जो वो पुल बनाया है, वो अद्वितीय है और पूरी दुनिया उसको मानती है कि ये भारत की टेक्निकल और भारत की जो तकनीक है वो अद्भुत है। और आज हमको भी खुशी होती है, मन में प्रसन्नता होती है कि निश्चित रूप से भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहे हैं, वो अद्भुत है। ये सब सरकार की अच्छी नीयत और काम करने का जज्बा, उसके कारण उसका परिणाम है ये। और मैं समझता हूँ कि एक देश की सबसे बड़ी घटना ये रही है कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का जो मुद्दा था उसको बरसों से बोलते थे कि हम जहाँ रामलीला विराजते थे वहाँ मंदिर बनाएंगे। तो मोदी जी ने देश की जनता का से जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने, उसको पूरा करने का काम किया है। 150 साल 500 साल का जो संघर्ष रहा, उसको किस तरह से मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेकर और रामलला को उसी स्थान पर विराजित किया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और हम सब लोगों ने अपनी आंखों से रामलला को उस भूमि पर विराजते हुए देखा। यह जीवन का सबसे अद्भुत क्षण रहा। बात करें नीमच मंदसौर जिले की, तो नीमच मंदसौर जिले में चीता प्रोजेक्ट केंद्र सरकार लेकर आई है, उससे इस जिले पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और दूसरा मेरा एक सवाल है, किमला ब्लॉक जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे भी इस नीमच जिले पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, किसानों के हितों के लिए काम करना, किसानों को किस चीज़ की आवश्यकता है, भारत का जो एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए पानी की आवश्यकता है, उसके लिए बिजली की आवश्यकता है, उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता है। तो जो खेमला प्रोजेक्ट है उससे बिजली का उत्पादन होगा, नहरें वहाँ से निकलेगी, तो किसानों को पानी मिलेगा और मध्य प्रदेश सरकार को बिजली मिलेगी। तो किसानों को दोनों काम पूरे होंगे। और भारत की आर्थिक प्रगति में जब किसान, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड है। भारत की आर्थिक प्रगति का आधार हमारी कृषि है, क्योंकि भारत का अधिकांश जो है 70% 80% रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर से हमको आर्थिक आय होती है। तो निश्चित रूप से खेमला प्रोजेक्ट से हमको प्रगति होगी। और दूसरा, आपने चीता की बात करी है, तो जो देश है हमारे यहाँ, जो दुनिया से भारत के अंदर जो घूमने वाले लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं,
उन पर्यटकों की संख्या में वृद्धि अगर होती है तो भारत सरकार को उससे आय भी होती है और स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, उनका काम धंधा व्यवसाय चलता है। तब चीता जब जंगल में यहाँ आएंगे, यहाँ सफारी शुरू होगी, तो निश्चित रूप से दुनिया के कोने कोने से लोग हमारे मंदसौर जिले, नीमच जिले में आएंगे और यहाँ की जो पर्यटन की है, हमारे जो सुंदरता है उसको देखेंगे। निश्चित रूप से उदयपुर तक लोग आते हैं, जोधपुर तक आते हैं, लेकिन इस तरफ जो हमारा बेल्ट है, जो मालवा का जो शुरुआत होती है, वो चीता प्रोजेक्ट लाने से, गांधी सागर पे डैम पर जो काम भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वहाँ पर नाव चलाई जा रही है, वहाँ पे स्टीमर चल रहे हैं, उसको एक पर्यटन देश के उसमें जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के युवाओं को काम मिलेगा, इस क्षेत्र के युवाओं को अवसर मिलेगा और बाहर से जब लोग आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। बड़े प्रोजेक्ट है सारे। और मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है, यदि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपको मिलने का अवसर मिलता है तो आप उनको क्या सुझाव देंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनसे मिलने का हर व्यक्ति के मन में एक भाव होता है कि कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आए कि हम मोदी जी के दर्शन कर पाए। और मुझे सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 3 बार मोदी जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मोदी जी को कोई सुझाव देने का तो विषय है नहीं, लेकिन उनको धन्यवाद जरूर दिया जा सकता है कि आपने आपका पूरा जीवन और जीवन का एक एक क्षण देश के लिए जो समर्पित किया, उसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देशभक्त कार्यकर्ता आपका आभार मानते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से आप भारत की प्रगति के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, सांस्कृतिक के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसा काम निरंतर करते रहें। आप स्वस्थ रहें, हमारी ये सबकी दुआ है। एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा चर्चा का विषय अक्सर बनता है और आपने शायद देखा होगा उसको, तो मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? क्योंकि आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में काम करते हैं, तो आप किस नज़र से उसको देखते हैं? देखिए, उत्तराधिकारी का जो प्रश्न है आपका, अभी मोदी जी 10 साल और रहने वाला है, तो उत्तराधिकारी की खोज अभी 10 साल बाद शुरू होगी, तो उसका उत्तर भी उसके बाद ही मैं दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया और नरेंद्र मोदी का 10-11 साल का इस सफर जो आज देश और दुनिया में मोदी का डंका बजता है। और राकेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।